स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड या ठोस की विशिष्ट ऊष्मा के लिए ड्यूलोंग और पेटिट्स लॉ देखा हमने, और आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन और आइंस्टीन थ्योरी के बारे में देखा। तो आइंस्टीन के साथ दिक्कत क्या हुआ था, वहां ये दिखा कि जो सीवी है वो बहुत तेजी से घट जाती है, जबकि एक्सपेरिमेंट से एक चीज क्लियर हुआ था कि वहां वो जो सीवी होगा वो प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होना चाहिए, मतलब वो तेजी से नहीं घटेगा या चरघाती रूप से नहीं घटेगा। तो आइंस्टीन की थ्योरी में भी कमी दिखी। देखिए, ड्यूलोंग ने जो कहा उसको हम लोगों ने आइंस्टीन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की। अब आइंस्टीन की जो कमी है निम्न ताप के लिए कि टेम्परेचर बहुत जल्दी या चरघाती रूप से घट जाता है, उसको हम लोग डेविस के थ्रू या डिबाई के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये कहेंगे कि आइंस्टीन सिद्धांत की कमियों का निराकरण 1912 में ये डिबाई ने किया, इनके द्वारा, या डेविस कहिए या डिबाई के द्वारा किया गया। ठीक है, कैसे किए होंगे और क्या माने होंगे या क्या इजिप्शियन रहा, उससे पहले आप इनसे मिल लीजिए। ये फेमस फिजिशियन रहे हैं और फेमस केमिस्ट भी रहे हैं। केमिस्ट्री में उनको 1936 में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ये हैं आपके पीटर जोसेफ विलियम डिबे या डेविस कह दीजिए। सॉरी। इन्होंने ये माना कि ये जो ठोस के अवयवी परमाणु दोलित्र जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से तथा समान आवृत्ति से दोलन नहीं करेंगे, बल्कि वो परस्पर क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि ठोस के अंदर परमाणु बहुत ज्यादा है, टाइटली बॉन्डेड है, तो फ्री नहीं है, वो एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ किसी एक परमाणु की गति से पड़ोसी परमाणु भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए किसी एक परमाणु पे, जैसे आपने डुलोंग और पेटिट में किसी एक परमाणु की बात की, आइंस्टीन के थ्योरी में भी किसी एक परमाणु की बात किए हैं, तो उसी क्रम में और आगे चलते हुए आप एक परमाणु के बारे में बात नहीं कर सकते, बल्कि पूरे जालक के बारे में बात करेंगे। मतलब पूरे एक लेटिस के बारे में बात करने की कोशिश करनी होगी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका ये जो सॉलिड होते हैं वो, उसको आप एक प्रत्यास्थ और कंटिन्यूअस मीडियम के रूप में ले सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल, इलास्टिक और कंटिन्यूअस मीडियम होता है हमारा सॉलिड। इसका मतलब सॉलिड के अंदर इलास्टिक वाइब्रेशन हो रहे होंगे। ठीक है, और जब इलास्टिक वाइब्रेशन होंगे तो उनका जो फ्रीक्वेंसी आएगा, सपोज ओमेगा से लेकर के ओमेगा प्लस डी ओमेगा के रेंज में हो रहा होगा। अब ये जो रेंज दिख रहा है आपको, ओमेगा से लेकर के ओमेगा प्लस डी ओमेगा, इसमें हम लोग मॉड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके बेसिस पे ही कंपन विधाओं की संख्या के आधार पर ही हम सीवी के लिए व्यंजक निकालेंगे, सीवी को डिराइव करेंगे। ठीक, यानी कि हम लोग पहले क्या पता करेंगे, अवस्था घनत्व निकालेंगे। अवस्था घनत्व कहने का मतलब एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, यह पता करना पड़ेगा। ठीक है, इससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के लिए नहीं निकालेंगे, पहले किसी एक एक्सिस के लिए पता करेंगे और उसके बाद फिर उसको जनरलाइज करके फिर तीनों एक्सिस के लिए डिराइव कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसके लिए मान लेते हैं, इमेजिन करिए आपके पास ये कोई एक
L लेंथ का कोई रोप है, कोई डोरी है, और इसका L लेंथ कहां से है, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू L तक है। और इसमें किसी टाइम t पे इमेजिन करिए कि यहां इनिशियल पॉइंट से x डिस्टेंस पे सपोज एक पॉइंट p लिया है आपने, और x प्लस dx पर एक पॉइंट q है। अब जब इसमें से वेव प्रोपोगेट करेगा तो ये p और q डिस्प्लेस हो जाएंगे, विस्थापित होंगे। तो p कहां तक चला जा गया, p डैश तक, और आपका ये जो q है वो कहां तक गया, q डैश तक। अब एक चीज और देखते हैं कि यहां एक्चुअल में ये p डैश और q डैश ये दोनों को हम लोग इक्वल नहीं कह सकते। देखिए यहां ये p से लेकर के p डैश और q से लेकर के q डैश को आप इक्वल नहीं कह सकते। कैसे इक्वल नहीं कह सकते, एक क्वेश्चन ये भी आया, अगर मैं ये कहूं कि ये p डैश के लिए डिस्प्लेसमेंट को y xt बोल रहा हूं मैं, किसी टाइम t पे पोजीशन x से y डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो q डैश के लिए मैं इसको, अगर p डैश को आप y xt कह रहे हैं तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका फंक्शन है y xt, यहाँ इलास्टिक या हुक्स लॉ के थ्रू आपने देखा है कि लिनियरली बढ़ता है, उसके बाद धीरे 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 ये कर्ड हो जाता है, उसके बाद डक्टाइल हो जाते हैं। हुक्स के नियम में प्रत्यास्था पढ़ा होगा आपने, तो ये चीज देखा है। ये आपका वायर है, कहाँ तक, p से q तक, कितना लिए हैं हम लोग, dx से इक्वल। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, p डैश, p से विस्थापित होकर के p डैश बना और q से विस्थापित होकर के q डैश बना। अब अगर यहाँ आके देखें तो देखिए इनके बीच का गैप, ये डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब ये सेपरेशन इक्वल नहीं होगा, dx के फंक्शन में आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर मैं pp डैश को y xt कहता हूं तो q के डैश को मैं बोलूंगा डेल y बाई डेल x dx, एक्स्ट्रा आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज विथ सेपरेशन या विथ डिस्टेंस के हिसाब से डेल y xt डेल x dx आएगा, ठीक है। हम लोग अभी मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाल रहे हैं या अवस्था घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है आपको, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलिए, अगर मैं बोलूं कि इसमें स्ट्रेन कितना है, विकृति कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई विकृति निकालनी है अगर, तो हम लोग यहां p डैश q डैश माइनस pq, चेंज कितना हुआ है pq से p डैश q डैश हुआ है, तो चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, तो p डैश q डैश माइनस pq डिवाइडेड बाई pq कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, विकृति, स्ट्रेन का मान निकल के आया। अब इसको डायरेक्ट अगर रखें तो इसका फॉर्मूला या इसका कोई वैल्यू तो आपके पास है नहीं, और अगर वैल्यू है नहीं तो इसको मैं ये कहता हूं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए p डैश q डैश है माइनस pq है, इसमें अगर मैं p डैश q डैश को यानी कि p डैश q प्लस q डैश कर दूं, देखिए क्या किया, p डैश q प्लस q डैश और ये माइनस pq बाई pq आ जाएगा। क्लियर है बात, यहां देखिए p डैश q, ये देखिए p डैश q में अगर pq को माइनस किए हैं, ये देखिए यहां इसको अरेंज करिए, क्या अरेंज कर दीजिए, ये q डैश माइनस ब्रैकेट बना देते हैं pq, तो ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। देखिए इसके साथ मैं इसको ले रहा हूं, अभी क्या होगा, देखिए यहां क्या लिख रहा है, q डैश प्लस p डैश q माइनस pq। अब pq बड़ा है, इसमें p डैश q को मेरे को माइनस करना है, तो मैं माइनस ले लेता हूं, अंडर ब्रैकेट कर दूंगा pq माइनस p डैश q के। क्लियर है बात। अब यहां देखिए ये q डैश pq में से, यानी कि ये p से लेकर के q में से p डैश q को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये वाला हिस्सा बच गया, p डैश बचा।
अब वैल्यू रख दीजिए, क्यू क्यू डैश को आपने ये कहा है y प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स डी एक्स, और इसको कहा आपने y बाई पी क्यू यानी कि डी एक्स का वैल्यू रख दिया। अगर आप वैल्यू रख दिए तो आपके पास ये जो y होगा इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल होता है तो क्या बचेगा आपके पास, ये dx को अभी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपके पास बचा ये डेल y बाई डेल x के इक्वल। क्लियर है बात? ये आपके पास e मिला आपको, ये e है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहां ये जो p, यहां ये पीपी डैश, ये जो p और p डैश निकला है आपके पास, जो विकृति मिलके आया है, लेजर लाइट ले लेता हूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये लेजर पॉइंटर, यहां पीपी डैश देखिए ये विकृत हुआ है, तो इसके लिए कितना निकाला आपने, e। तो क्यू क्यू डैश के लिए कितना निकालेंगे, देखिए इतना एक्स्ट्रा होता है, आपने कहा है इक्वल नहीं होता, और अगर इक्वल नहीं होता तो इसके लिए कितना बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि भाई एक्स्ट्रा कितना, तो बोले डेल वाई बाई डेल एक्स डी एक्स, ये एक्स्ट्रा निकल के आएगा। क्लियर है? मतलब पीपी डैश की वैल्यू आपने क्या कहा, ई कहा, तो क्यू क्यू डैश कितना निकल के आएगा, ई प्लस डेल ई डेल एक्स डी एक्स। नेट कितने का हुआ, टोटल कितने का चेंजेस आया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो माइनस कर देंगे, तो यहां ई और ई ये कैंसिल हुआ, ये वाला ई इस वाले ई के साथ कैंसिल हुआ, ये वाला हिस्सा बचा, ये आपके पास कुल विकृति निकल के आया, टोटल स्ट्रेन मिल गया आपको, डेल ई बाई डेल एक्स डी एक्स के इक्वल, ये वाला लाइन। अब एक काम करते हैं, यहां से अगर मैं इस टोटल जो निकला है इसमें ई की वैल्यू अगर रख दूं, मैं टोटल विकृति में ई की वैल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स निकाले थे आप, तो ई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल वाई बाई डेल एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू वाई डेल एक्स टू डी एक्स आ जाएगा, ये रिलेशन बना आप। अब हमको वो जो तार लिया है आपने जिसका लेंथ एल था, उसका यंग मॉडुलस पता करना है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक कैसे निकालें, प्रतिबल बटे विकृति से, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को ले लीजिए, यानी कि एफ बाई ई करेंगे, y की वैल्यू एफ बाई ई, एफ कितना होगा, इस ई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया एफ इक्वल टू ई वाई। अब ई की वैल्यू ये है डेल टू वाई डेल एक्स टू डी एक्स, और ये y आपके पास ये मिल के आया, f की वैल्यू y डेल टू वाई डेल एक्स टू डी एक्स बचा। क्लियर है? अब चूंकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है कि ये जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, मास यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, और द्रव्यमान को हम लोग आयतन गुणित घनत्व भी कहते हैं, और त्वरण कहने का मतलब डेल टू वाई डेल टी टू आएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो हम लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं क्लासरूम में भी। सो एफ इक्वल्स टू एम ए, देन एम इज वी वॉल्यूम और रो डेंसिटी, ये आयतन है और ये घनत्व है डेल टू वाई डेल टी टू के टर्म पे। क्लियर हुआ? ये वाला फोर्स और यहां जो फोर्स आपने निकाला ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, इसको और इसको। मतलब क्या कह रहे हैं आप, आपका कहना है कि इस v रो डेल टू वाई डेल टी टू को आप इसके इक्वल कर दीजिए, ठीक। लेकिन ये v के साथ चेंजेस करना पड़ेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या कर देंगे हम लोग, dx तो डिस्टेंस हो गया, लेंथ लेना है और डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम के लिए ये देखिए यहां ये रो और वो रोप था, रोप की लंबाई कितनी
रोप की लंबाई dx एलिमेंट लिए है ना उसके बीच में, तो यहां कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया मतलब 1 और dx, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी जगह 1 और dx कर देंगे अगर, तो रो dx आया, ये रो dx हो जाएगा बाई डेल टू बाई डेल टी टू, ये वॉल्यूम के लिए ना, आयतन निकाल रहे हैं और एक वायर है वो, और वायर है तो क्षेत्रफल कितना है, एकांक क्षेत्रफल है, और लंबाई कितनी है, dx है, तो क्षेत्रफल 1 और लंबाई dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आएगा, तो रो dx डेल टू बाई डेल टी टू आया। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इन दोनों को अगर इक्वेट कर देते हैं इनको, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में यहां जो आपने निकाला है इसमें ये देखिए dx और dx का कॉफिशिएंट ले लेंगे अगर, तो यहाँ क्या बचा, रो डेल टू वाई डेल टी टू, और वहां पे क्या बच रहा है, यहां बचा y डेल टू वाई डेल एक्स टू, ये dx के कॉफिशिएंट होंगे। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट है। क्लियर है, यहां से y को ट्रांसफर कर दीजिए, तो रो बाई वाई डेल टू वाई डेल टी टू और डेल टू वाई डेल एक्स टू आया। इसको देख करके आप लोग को वेव इक्वेशन याद आ गया होगा, आप लोगों ने वेव इक्वेशन ये पढ़ा हुआ है पहले ही, इसके बारे में आप जानते हैं, इसी का फॉर्म है ये, सेम यही फॉर्म है। अगर आप चाहें तो इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करना है डेबिस के लिए, तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं कि हम जानते हैं और ये हमारे पास आएगा, ठीक। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सेकेंड ऑर्डर का एक इक्वेशन बन रहा है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग दो फंक्शन ले लेते हैं, एक जो इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं y इज fx और gt है। अब अगर डेल y बाई डेल एक्स यानी कि पोजीशन वाला निकालेंगे, पोजीशन वाला कहने का मतलब डेल टू वाई डेल एक्स टू निकालना पड़ेगा और दूसरा निकालना पड़ेगा डेल टू वाई डेल टी टू, क्योंकि ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो डेल वाई बाई डेल एक्स निकालें तो यहाँ पे एफ डेस एक्स जी टी कर दिया, फिर डेल टू वाई डेल एक्स टू निकालेंगे तो एफ डबल डेस एक्स जी टी आ जाएगा। क्लियर है, अब इसी तरीके से अगर मैं डेल टू वाई डेल टी टू निकालूं तो एफ एक्स जी डबल डेस टी आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को अपने उस वेव इक्वेशन पे रख देते हैं और उस वेव इक्वेशन पे अगर इस वैल्यू को रखें आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए भाई एफ डबल डेस एक्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेल टू एफ एक्स बाई डेल एक्स टू, और जी डबल डेस टी है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल टू जी टी बाई डेल टी स्क्वायर। इस वैल्यू को अपने वेव इक्वेशन पे रख दीजिए। कौन सा वेव इक्वेशन है आपका, डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू वाई डेल टी टू, उस पर अगर इसको रख देते हैं तो ये बन के आया जी टी एफ डबल एल डबल डेस एक्स 1 बाई वी स्क्वायर एफ एक्स जी डबल डेस टी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये डबल डेस है मतलब डबल डिफरेंशिएशन है, ये x के रेस्पेक्ट में और ये t के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गया है। अब एक काम करते हैं, इस fx को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और t वाले फंक्शन को इधर, ताकि इधर पूरा पोजीशन हो जाए और इधर पूरा का पूरा टाइम होगा। तो आपके पास ये आया 1 बाई एफ एक्स डी टू एफ एक्स डी एक्स टू इक्वल 1 बाई वी स्क्वायर 1 बाई जी टी डी टू जी टी बाई डी टी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम इस सोल्यूशन को और आगे लेके चले तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा पोजीशन का फंक्शन है और ये पूरा का पूरा टाइम का फंक्शन है, मतलब ये दोनों सेपरेटली एक कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए। सपोज वो कांस्टेंट हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर माना है, मैंने क्या कहा, ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, इसलिए एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे। मान लेते हैं वो कांस्टेंट
माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसको हमने एज्यूम किया है, माना है। इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये इक्वल होगा इसके और ये भी इक्वल होगा इसी के। तो एक समीकरण ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, यहां इसके इक्वल अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कर देंगे तो d2fx dx2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और ये fx चला जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, d2fx dx2 ओमेगा बाई वी स्क्वायर fx इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं हो रहा कैसे हुआ होगा, एक मिनट देखिए। मेरा ये कहना है, आप एक काम कीजिए, इसके इक्वल में अगर मैं इसको लूं, इसको, तो ये वी स्क्वायर को ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और एफ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूंकि माइनस में है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में होने के बाद आपके पास ये रिजल्ट दे देगा। इसी तरीके से आप इसके इक्वल में भी, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसके इक्वल में भी माइनस ओमेगा स्क्वायर को एज्यूम करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंसंट्रेट करिए आप, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व कीजिए। क्या आएगा, ये आएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन जो बन के आया है वो है a1 साइन ओमेगा बाई वी एक्स प्लस b1 कॉस ओमेगा बाई वी एक्स। अब ओमेगा बाई वी इसको सॉल्व कीजिए। ओमेगा कहने का मतलब 2 पाई न्यू और वी मतलब तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल होता है, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, मतलब 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाई न्यू लेमडा। तो न्यू और न्यू कैंसिल होके 2 पाई बाई लेमडा बनेगा और 2 पाई बाई लेमडा को आप लोग के बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ये 2 पाई न्यू और न्यू लेमडा, ठीक है। तो न्यू और न्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 पाई बाई लेमडा, और 2 पाई बाई लेमडा जो बचा उसको आप लोग के बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, के। ध्यान रखिएगा, लेमडा कटा दिख रहा होगा आपको, ये न्यू और ये न्यू कटेगा, ये न्यू और ये न्यू कटेगा, 2 पाई बाई लेमडा बच जाएगा, उसको आप लोग के लिखेंगे तो आपका इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा a1 साइन के एक्स प्लस b1 कॉस के एक्स। ये तो हो गई बात पोजीशन के फंक्शन को लेते हैं। तो अब इस फंक्शन को ले लीजिए इसके इक्वल, तो फिर से gt जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्या बचा, d2 gt dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर gt। क्या आएगा, ये आ गया। अब अगर ये आया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन जैसे वहां लिए थे वैसे यहां ले लिए, a2 साइन ओमेगा t प्लस b2 कॉस ओमेगा t के फॉर्म में। अब एक काम कीजिए, आप y की जगह मतलब gt का और fx की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास y इक्वल टू fx gt था, fx की वैल्यू ये पूरा, gt की वैल्यू ये पूरा का पूरा, ये पूरा वैल्यू आया। अब इसमें अगर मैं इनिशियल स्टेज पे मतलब आपके रोप के इनिशियल पोजीशन पे, जीरो पोजीशन टी टाइम की बात करूं, तो यहाँ किसको रखेंगे आप, x की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, और ये तो t है, t का t ही रहेगा पूरा एज इट इज। तो ये साइन 0 का 0, तो ये साइन 0 का 0 कहने का मतलब ये वाला पूरा टर्म आप 0 कह रहे हैं, केवल ये b1 बच रहा है। तो y0t कितना बचेगा, यहाँ बचेगा b1, क्योंकि ये cos 0 और cos 0 का 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, b1 gt इक्वल टू 0। यहां ध्यान दीजिए, चूंकि gt 0 नहीं हो सकता इसलिए पक्का है, चूंकि इनका दोनों का प्रोडक्ट देखिए b1 इंटू जी टी इक्वल टू 0 आ रहा है, और किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। यहाँ चूंकि इसको आप 0 नहीं कह सकते, अगर इसको कहेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, पक्का ये b1 क्या होगा, यही 0 निकल के आ रहा है। तो b1 की वैल्यू आपके पास है 0। चलिए अब रोप के सेकंड पोजीशन पे, एल पोजीशन पे आ जाइए, तो एल टी हुआ, x की जगह l रखिए, तो a1 साइन के एल प्लस b1 कॉस के एल जी टी एज इट इज है। अब b1 की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हुआ, तो y एल टी कितना मिलेगा आपको, a1
साइन के एल जी टी के इक्वल। ठीक है, अब आगे गए तो एक चीज ये भी क्लियर हो जाएगा आपको कि यहां ये वाला फंक्शन a1 साइन के एल इक्वल टू 0 है, तो भाई b1 को 0 कह चुके हैं, मतलब a1 0 नहीं हो सकता। a1 0 नहीं है कहने का मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है इसके साथ ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, साइन थीटा 0 कब होता है, जब ये n पाई हो। इसका मतलब ये जो के एल है वो n पाई के इक्वल है, या k की वैल्यू n पाई बाई l है। b1 को 0 मान लिए हैं आप उसके हिसाब से। ठीक, तो इस फंक्शन में अगर b1 0 है तो ऐसी सॉल्यूशन अगर इसके लिए भी करेंगे तो यहाँ a2 0 दिखेगा, जैसे यहाँ b1 0 दिखा है, बिल्कुल यही कंडीशन उसमें भी आएगा कि डिफरेंट टाइम के लिए, तो यहाँ a2 की वैल्यू 0 होनी है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन चेंज होगा ऐसे, चूंकि b1 0 था तो a1 साइन n पाई बाई एल एक्स आया, और वहां a2 0 है इसलिए आएगा b2 cos 2 पाई न्यू, और t ओमेगा टी रहता है तो t तो रखना पड़ेगा, t भूल गए हैं, ये होगा आपका t। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे तो ये देखिए ये कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको, ये a1 और ये b2 दोनों को मिला दे अगर तो मान लेते हैं a बन जाता है। a1 और b2 अगर मिले तो क्या बना a, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके a साइन n पाई बाई l x cos 2 पाई न्यू t आएगा। न्यू t लिखना भूल गए तो लिख देते हैं, भूले कहाँ है, ये लीजिए t, ये इक्वेशन नंबर 1। ये k की वैल्यू n पाई बाई l, इसमें तो कोई डाउट नहीं, k कितना 2 पाई बाई लैम्डा, n पाई बाई l, पाई और पाई कैंसिल करिए, यहां दोनों साइड से ये वाला पाई ये वाला पाई इस वाले पाई के साथ कैंसिल, यहां क्या बचा 1 बाई लैम्डा, और इस 2 को इधर ले आइए तो n बाई 2l बच जाएगा, तो ये आपके पास बच गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू n बाई 2l कर सकते हैं, ये 2 इधर आ गया ना, 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो वेव का स्पीड होता है, चाल होता है, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब ये आपका तरंगदैर्घ्य है, ये आवृत्ति है और ये चाल है। तो अगर मेरे को 1 बाई लेमडा निकालना है तो v को इधर लाइए, लेमडा को उधर ले जाइए, तो 1 बाई लेमडा कितना हो जाएगा, न्यू बाई वी इक्वल टू n बाई 2l आ जाएगा। और इस v को अगर ट्रांसफर कर दें तो न्यू इक्वल टू n बाई 2l v, ये चाल है और ये आवृत्ति है, कंफ्यूज नहीं हुई है। ठीक है, ठीक, ये एक रीजनेबल रिजल्ट हम लोग के पास दिख रहा है। ये कौन क्या हो गया, ये एक संभावित आवृत्ति है आपके तरंग की। अब वहां से मैं अगर n निकालूं आपके लिए, n निकालने के लिए 2l को भेजना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई v इंटू न्यू n इक्वल्स टू n आ जाएगा। अब आपने कहा था कि हमको एक रेंज लेना है, कंपन विधाओं की संख्या निकालनी है, कहां से कहां तक, न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू तक, मतलब यहां n निकला हुआ है, आपको dn निकालने की जरूरत है, तो dn इक्वल टू 2l बाई वी डी न्यू, n को हटा रहा हूं मैं, nth ऑर्डर के लिए नहीं निकाल रहे हैं, यहां से बात कर लीजिए, डी न्यू इक्वल टू n बाई 2l डी वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, dn की वैल्यू अगर निकालें तो dn इक्वल टू 2l बाई वी डी न्यू लिखेंगे आप, कहां से, न्यू से, न्यू प्लस डी न्यू रेंज में कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉड ऑफ वाइब्रेशन, ये वर्डिंग को मेरे लिखते जाइएगा प्लीज। ठीक है,
इसको तो हम लोगों ने वन डायमेंशन निकाला। अब 3D में निकालना है, अगर त्रिविमीय निकालना है तो कंपन विधाओं की संख्या के लिए हम लोग को साइन फंक्शन लेना पड़ेगा। एक वेव फंक्शन लेते हैं, वो मान लिया हमने ये है ना। क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिविमीय ठोस में ओमेगा और ओमेगा प्लस डी ओमेगा, इसको ओमेगा कर दीजिएगा, आवृत्ति परास में कंपन विधाओं की संख्या, ये आया। अब इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, तरंग समीकरण निकालना पड़ेगा ना। तो त्रिविमीय में निकालेंगे तो कैसा होगा आपका वेव इक्वेशन, वेव समीकरण कैसा होता है, डेल टू साइन डेल x2 प्लस डेल टू साइन डेल y2 डेल टू साइन डेल z2 इक्वल टू 1/v² डेल टू साइन डेल t²। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ। वर्डिंग जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान देंगे आप। अब अपने इक्वेशन नंबर 1 पे आइए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर को आपने वन डायमेंशन में लिया था, इसमें अगर लेंगे तो कैसा होगा, ये साइन एक्स वाई जेड टी इक्वल ए साइन एन एक्स, यहां एक्स लिख दीजिए बेस में, एन एक्स पाई बाई एल एक्स, ए साइन है ना एन एक्स पाई बाई एल इंटू साइन एन वाई पाई बाई एल इंटू एन जेड पाई बाई एल जेड कॉस 2 पाई न्यू टी आया। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिया आपने। ध्यान रखिएगा ये जो nx है, ny है और nz है, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अब चलिए डेल टू साइन डेल x2, डेल टू साइन डेल y2 और डेल टू साइन डेल z2 सब निकालने हैं इसको, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है ये। तो डेल साइन बाई डेल एक्स अगर निकालेंगे, अगर डेल साइन बाई डेल एक्स निकालते हैं तो ये वाला टर्म चेंज होगा, मतलब a कॉस साइन का हो जाएगा कॉस, एक्स के टर्म में कर रहे हैं ना, तो बाकी ये y वाला कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, केवल ये बदल रहा है। तो साइन का हो गया कॉस और n पाई l और x को 1 करेंगे तो ये बचा। अब डेल टू साइन डेल x2 निकालें तो क्या होगा, अब कॉस का माइनस साइन n x पाई बाई l x और फिर इसका करेंगे इस टर्म का, तो x का 1 हो जाएगा, n x पाई बाई l इसका होल स्क्वायर और बाकी सब एज इट इज। क्या आया, ये आ गया आपके पास। अगर मैं सिमिलरली कहूं तो डेल टू वाई डेल y2 कितना होगा, डेल टू साइन बाई डेल y2 अगर निकालेंगे आप तो उसके लिए भी माइनस a एन वाई पाई बाई एल स्क्वायर साइन, अब ये a एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से z के लिए निकाल देंगे। इन सब वैल्यू को आप रखिए अपने इक्वेशन में। तो अगर अपने इक्वेशन पे इस वैल्यू को रखें तो क्या आएगा, देखिए ये डेल टू साइन डेल x2 सीधा सीधा सा क्या बन रहा है, एन एक्स पाई बाई एल स्क्वायर और ये a से लेकर के ये साइन हो गया ना, कॉस का तो साइन होगा, गलत सलत हो जाता है, देखो ये माइनस में होगा और ये कॉस का साइन बनेगा। तो यहाँ कॉस ही लिखा है, यहाँ कॉस नहीं रखिए, यहाँ रखिए साइन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एन पाई एक्स बाई एल, यानी कि देखिए ए साइन एन पाई एक्स एन एक्स पाई बाई एल एक्स साइन इतना, साइन ये और ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है। तो डेल टू साइन बाई डेल x2 की वैल्यू कितनी, माइनस एन एक्स पाई बाई एल का स्क्वायर, और डेल टू साइन डेल y2 निकालेंगे तो कितना, ये y, x की जगह y, बाकी सब एज इट इज, z रहेगा तो z, इस सब वैल्यू को, और ये डेल टू साइन डेल t2 निकालिए यहां से, इस इक्वेशन से वापस यहीं से निकालिए, तो बाकी ये तो एज इट इज है, कॉस का माइनस होगा, है ना, कॉस का माइनस होगा, और ये ओमेगा टी है या 2 पाई न्यू, यानी कि ये ओमेगा, तो कॉस का हुआ माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा आएगा। क्लियर है, फिर से करेंगे अगर दोबारा तो ओमेगा स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा सबको देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मैंने कॉस ही रखा है जी,
ये एक्चुअल में साइन था, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो इस चक्कर में इस पर ध्यान नहीं किया मेरा। तो ध्यान दीजिए, ये पूरा टर्म मतलब ए साइन, ये ए साइन, फिर ये वाई, फिर ये जेड और ये कॉस, ये सब के सब मिलके साइन एक्स वाई जेड टी बन गया। इस सब वैल्यू को अपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 2 पे रख दीजिए। अगर रखते हैं तो आपको ये मिला माइनस एन एक्स पाई बाई एल का स्क्वायर, एन वाई पाई बाई एल का होल स्क्वायर, एन जेड पाई बाई एल का होल स्क्वायर साइन इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर साइन। क्लियर है? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर साइन। इसमें से अगर मैं इसको सिंपल करूं तो इधर का ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गायब हो गए, और ये दोनों अगर गायब हुए तो आपके पास एन पाई बाई एल कॉमन ले लेंगे आप, और उसके बाद अंदर क्या बच जाएगा, एन एक्स स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर। इस पूरे नंबर को इधर ले आइए। अगर इस पूरे नंबर को इधर लाते हैं तो ये पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, इधर आके एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे आप, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ ध्यान, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये वी नहीं, ये न्यू है और ये वी है, दोनों डिफरेंस दिख रहे होंगे। अब ये पाई स्क्वायर को अगर कैंसिल करवा देते हैं, यहाँ से ये वाला पाई स्क्वायर को इस पाई स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल कर दें तो क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बचा 4 एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसको देख के अगर मैं इसको लिख दूं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मान लेते हैं, वेयर आर कहने का मतलब है, आर कहने का मतलब है 2l न्यू बाई वी। तो एक इक्वेशन में बोल रहा हूं, ये आर की वैल्यू अगर 2l न्यू बाई वी है तो इसकी जगह अगर रखेंगे तो आपका इक्वेशन ये बन के आया। ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान दें तो ये गोले का समीकरण दिख रहा होगा, स्फीयर का इक्वेशन है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का ये इक्वेशन है। अब इसमें अगर मैं dr निकाल लूं, यहां से dr अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2l बाई न्यू, ये डी न्यू, सॉरी 2l बाई वी डी न्यू। अब ये चूंकि स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर लिया है आपने जिसका रेडियस r के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv कितना आएगा जी, अगर dv निकालेंगे तो dr निकाल लिया आपने, dv निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr। तो 3r और 3, जो 3r स्क्वायर आएगा उसमें का 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 पाई r स्क्वायर dr बचा dv की वैल्यू। अब क्या करें, अब क्या करें, हमारे पास ध्यान देने वाला बात ये भी रहा कि हम लोग nx और ny और nz इसको बोले हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं ये, तो इसके 8 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, उसमें से उस हिस्से को लेना है आपको जिसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, मतलब 1/8 पार्ट लेना पड़ेगा। तो इसका 1/8 पार्ट कितना होगा, 1/8 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। पूरे इस गोले को नहीं ले सकते आप, केवल कितने को लेंगे, 8वें हिस्से को लेंगे। तो आपके पास जो आयतन बन के आ रहा है ना, कुल संभव कंपन विधा जो बन के आएगा वो कितना हो रहा है 4 पाई/8 आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक, आर से लेकर के डी आर तक। इसको हम लोग जेड न्यू डी न्यू दिखा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जेड न्यू
डी न्यू दिखा देते हैं। ये कंपन विधाओं की संख्या है, कहां से कहां तक, आर से लेकर के डी आर तक। क्या बचा, देखिए जेड न्यू डी न्यू, तो यहाँ 4π/8 4l स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ये तो हम लोग को जेड न्यू निकला, अब डी न्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा 12/v डी न्यू। ये वाला टर्म आपका डी आर है ना जी, यहाँ 12/v डी न्यू, यहाँ डी आर की वैल्यू रख दी है, तो ये एक फंक्शन निकल के आया। ठीक है, यहाँ ये जो एल ले रहे हैं ना आप, वो क्रिस्टल के कोर की लंबाई है, और अगर क्रिस्टल के एज की लंबाई एल है तो उसका वॉल्यूम v = L³ लेना पड़ेगा आपको। मतलब क्या, मतलब अगर v वॉल्यूम लेना चाहूं यहां पे इस इक्वेशन पे, तो वो इक्वेशन बन के आएगा 4πL³/v³ न्यू स्क्वायर डी न्यू। क्लियर है बात, ठीक है। L³ के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक सीधा सीधा सा ये रिलेशन आया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, 4πL³ न्यू स्क्वायर डी न्यू आया है। ये क्या है, अगर क्रिस्टल के कोर की लंबाई हम लोग L ले लेते हैं उस स्थिति में है। यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ तो L³ आ ही रहा है ना, और L³ आ रहा है तो v हो रहा है ना, वो L³ आएगा तो ये v हो जाएगा, तो 4πv/न्यू³ न्यू स्क्वायर डी न्यू आ गया। ये जेड न्यू डी न्यू की वैल्यू है। ठीक है, मतलब मेरा ये कहना है इस L³ की जगह आप v रख सकते थे। देखिए यहाँ v और ये v² v³ हुआ, और इसकी जगह आप रख दीजिए v को, तो जेड न्यू डी न्यू कितना बन के आया, L³ की जगह v रख दिए। ये उस क्रिस्टल का आयतन है जिसकी लंबाई L है, उसके लिए कंपन विधाओं की संख्या 4πv/v³ न्यू स्क्वायर डी न्यू। ध्यान रखना ये वॉल्यूम के लिए है, ये स्पीड के लिए है, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां एक चीज ये भी ध्यान देने का है कि जब किसी सॉलिड में कोई इलास्टिक वेव उत्पन्न की जाएगी, जब किसी ठोस में प्रत्यास्थ तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, तो दो प्रकार के कंपन संभव होते हैं। तरंग में दोनों प्रकार के कंपन हो सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, एक ट्रांसवर्सल हो सकता है। मतलब अनुदैर्ध्य कंपन हो सकते हैं और अनुप्रस्थ कंपन हो सकते हैं, और इनका जो संचरण वेग है वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए VL लिखेंगे, और ट्रांसवर्सल के लिए मान लेते हैं वेग VT अगर ले लेते हैं, तो अनुदैर्ध्य कंपन में कंपन विधाओं की संख्या यहीं से उठाना है हम लोग को, कंपन विधाओं की संख्या यहीं से उठाएंगे हम लोग। 4πv न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई VL³ अनुदैर्ध्य के लिए, L मतलब लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य का। फिर यहां अनुप्रस्थ के लिए मैं लिखूंगा 2, देखिए अनुप्रस्थ के लिए लिखूंगा 2 4πv/v³ न्यू स्क्वायर डी न्यू, यहाँ पे t कर दूंगा मैं, VT³ मतलब इसके लिए अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 कहां से आ गया भैया, है ना। यहाँ जो आपका अनुप्रस्थ कंपन है वो लंबवत दिशाओं में कंपन करते हैं, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत, और इसमें ध्रुवित होने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मैंने वहां 2 लगाया है। क्या लिखेंगे आप, यहाँ 2 का गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि अनुप्रस्थ कंपन 2 परस्पर लंबवत दिशाओं में ध्रुवित होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के लिए तो एक कंपन विधा ये बना, L लेंगे मतलब किसके लिए है, ये अनुदैर्ध्य के लिए। ये किसके लिए निकला, अनुप्रस्थ के लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं अगर, तो यहाँ कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी, क्रिस्टल में दोनों तरंग बन रहे हैं, अनुदैर्ध्य भी अनुप्रस्थ भी, तो कुल निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल निकल के आया। ये टोटल है आपके पास, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये तो टोटल निकल गया, कुल कंपन विधाओं की संख्या। अब आपका जो क्रिस्टल है उसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं और n एटम है और उसमें प्रत्येक एटम की स्वतंत्रता की कोटि 3 है। ड्यूलोंग और पेटिट ने जो माना था और आइंस्टीन ने भी जो माना है उसके हिसाब से। तो कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी? 3n। जब वहां पे सरल आवर्ती दोलित्र की संख्या 3n बता रहे थे, वैसे यहां भी बोलेंगे आप कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी? 3n होगी। रेंज क्या होगा इसका? रेंज इसका डी बाई कहते हैं। इसका कम से कम कंपन आवृत्ति 0 ले सकते हैं और अधिकतम कंपन आवृत्ति न्यू डी लेंगे। डी फॉर डी बाई ने अपना लिया था डेविस के हिसाब से। तो रेंज कहां से कहां तक? 0 से लेकर के न्यू डी तक। और ये टोटल कितने हो सकते हैं? 3n कंपन होंगे। मतलब इसको अगर इस रेंज में इंटीग्रेट करेंगे तो 3n आएगा। अब ये तो नियतांक है, बाहर निकाल दीजिए इसको, इनको बाहर निकालिए। क्या बचेगा? देखिए 4 पाई वी, यहां भी 4 पाई वी, 2 4 पाई वी बाहर निकल के आया। क्या बचेगा यहाँ? 1 बाई वी एल क्यूब, 2 बाई वी टी क्यूब, न्यू स्क्वायर डी न्यू इक्वल टू 3n। ये आपका रिलेशन आया। अब इसमें अगर इसको इंटीग्रेट कर दें आप तो न्यू क्यूब बाई 3, न्यू क्यूब बाई 3 इक्वल टू 3n आएगा, 0 से लेकर के न्यू डी तक। तो ये न्यू डी क्यूब बाई 3 हो रहा है, मतलब 4 पाई वी 1 बाई वी एल क्यूब प्लस 2 बाई वी टी क्यूब इक्वल टू, यहां से ये 3 चला गया तो 9n और इसको नीचे ले आइएगा तो वी डी क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग अपने टारगेट पे आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। एवरेज एनर्जी हर वाइब्रेशन के लिए कितना हो सकता है? औसत ऊर्जा प्रत्येक वाइब्रेशन के लिए ये हुआ एच न्यू बाई ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ठोस की संपूर्ण ऊर्जा को यू दिखाया था आपने, तो यू कितना होगा? ये कंपन विधाएं थी जेड न्यू डी न्यू और ई बार। और जेड न्यू डी न्यू को आपने क्या कहा था? 4 पाई वी 1 बाई वी एल क्यूब प्लस 2 बाई वी टी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। और ये कहां से कहां तक? 0 से लेकर के न्यू डी तक। ठीक है? अब सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इनमें मैथ्स ही लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। एक काम करते हैं, यहाँ ये जो रिलेशन आया है ये वाला, इसकी वैल्यू वहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए अगर आप, तो ये कितना है अपना? 9n वी डी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू, इसका वैल्यू रख दिया। 9n पीछे वाले इक्वेशन पे ये है, देखिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मैं भी कंफ्यूज था। इसकी वैल्यू 9n न्यू डी क्यूब रख दिया है। ठीक है? यहां पे ये वैल्यू ये रख दिया और एच न्यू ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, कैपिटल टी लिखिएगा, इसको स्मॉल टी नहीं करना है। अब यहां ये कांस्टेंट है 9n न्यू डी क्यूब और h, ये कांस्टेंट बाहर आया, अंदर क्या बचा? 0 से न्यू डी, यहां बचा ये न्यू स्क्वायर और ये न्यू, तो न्यू क्यूब ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। यहां कैपिटल टी लिखिएगा, स्मॉल टी नहीं लिखना है, टेम्परेचर के लिए टी ही यूज किए हम लोग इसलिए। अब उसके बाद आगे गए तो मान लेते हैं x की वैल्यू एच न्यू बाई के टी के इक्वल है, तो न्यू की वैल्यू कितनी? के टी बाई एच। अरे यार ये टी को तो कैपिटल लेना था ना भाई, स्मॉल लिया हूं इसलिए हो गया। तो न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो x के टी बाई एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू कितना? x के टी बाई एच। आगे गए तो डी न्यू कितना निकल के आएगा? के टी एच और डी एक्स। और अगर ये x की जगह न्यू की जगह dx ले रहे हैं तो ये रेंज भी चेंज हो जाएगा, 0 से लेकर के x d तक लेना पड़ेगा। ठीक है? क्या बनेगा? देखिए 9, लेजर ले लेता हूं एक सेकेंड, 9n
न्यू डी क्यूब h 0 to xd, ठीक है। न्यू की वैल्यू रखिए x kt बाई एच क्यूब, x kt बाई एच क्यूब, डी न्यू की वैल्यू है kt बाई एच डी एक्स ई टू द पावर x माइनस 1। अब क्या आएगा, ये तो पूरा टर्म है, इसमें से kt बाई एच और kt बाई एच, यहाँ kt बाई एच का क्यूब और kt बाई एच एक ठो और, तो kt बाई एच टू द पावर 4 आया। देखिए 9nh न्यू डी क्यूब kt बाई एच टू द पावर 4, अंदर बचेगा 0 से xd, यहाँ हो गया ये x क्यूब dx ई टू द पावर x माइनस 1 आ गया। अब इसको इजी करते हैं, चलिए यहाँ पावर 4 है, इसको पावर 3 इंटू पावर 1 कर देते हैं, तो 9nh न्यू डी क्यूब kt बाई एच क्यूब, ये इक्वेशन, और ये एज इट इज यहां रख दिया है। अब उसके बाद इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये वाला h इस वाले h को कैंसिल करेगा, ये वाले h से इस वाले h को कैंसिल करवा दिया, तो क्या बच गया 9nkt, ठीक है 9nkt, और ये vd क्यूब तो इसके अंदर चला जाएगा kt बाई न्यू डी क्यूब h, है ना, तो ये ऐसा 9nkt के h न्यू डी क्यूब, और ये t अंदर था उसको बाहर निकाल लिए, t क्यूब बना दिया, और ये बाकी x क्यूब dx ई टू द पावर x माइनस 1। मान लेते हैं कोई थीटा डी एक डेबिस टेम्परेचर है, इसको डिबाई ताप भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो यूनिट आता है वो केल्विन आता है, मतलब ताप का यूनिट आता है, इसलिए इसका नाम आपने रखा है थीटा डी एच न्यू डी बाई के की जगह। तो यहाँ देखिए एच न्यू डी बाई के उल्टा करना पड़ेगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई थीटा क्यूब और ये टी क्यूब, तो दोनों को मिला देंगे। देखिए 9nkt, ये देखिए 9nkt, और यहाँ 1 बाई थीटा लिखना पड़ेगा इसको, इसके हिसाब से ये जो रिलेशन लिया है आपने, प्लीज लेसर पे ना आप फोकस कीजिएगा, यहाँ जो लिया है उसमें 1 बाई थीटा डी होगा, ये 1 बाई थीटा डी और ये टी क्यूब, तो इसके साथ t बाई थीटा डी क्यूब, और ये रिलेशन आ गया। अब यहां से ही हम लोग कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करते हैं। एक केस मान लेते हैं, केस नंबर 1, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, और अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट है तो x इक्वल टू एच न्यू बाई के टी लिया है आपने अपने नोटबुक में, देखिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा मेरे को, तो x इक्वल टू एच न्यू बाई के टी लिया, दिख गया होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा अगर t इनफाइनाइट है तो, और हम ये कह देंगे कि t इज ग्रेटर देन थीटा t, तो आपका जो वो इंटीग्रेटिंग टर्म है x क्यूब dx ई टू द पावर x माइनस 1, ये क्या करेगा, देखिए x क्यूब dx ई टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, चूंकि ये वैल्यू 0 के इक्वल है या अप्रॉक्स 0 हो रहा है, तो हायर पावर ऑफ द x को नेग्लेक्ट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है, तो ये 1 और ये 1 यहां से, बाकी सब टर्म सेम है इसलिए मैंने बाकी टर्म को कुछ नहीं बोला, ठीक है, इस टर्म को अपने उस इक्वेशन पे u की वैल्यू में रख रहा हूं मैं, इसकी जगह ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला नंबर है, इसकी जगह इसको रखेंगे, तो हायर ऑर्डर को आप नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू अप्रॉक्स 0 के इक्वल है, इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर dx आएगा। सॉल्व किया, यहां से 1 कैंसिल करवा करके यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसको कैंसिल करवाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, यहां से आप अगर इस x को इस क्यूब के साथ कैंसिल करवा देते हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बचेगा
ये बचा 9 के टी बाई थीटा डी क्यूब 0 टू एक्स डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। बड़ा आसान हो गया अब ये। अब देखिए 9n के टी बाई थीटा डी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3, और ये कहां तक गया है, एक्स डी तक। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां क्या किया, देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल होकर के ये 3, ये 9 का 3 हो गया, ये 3 के साथ कट के, और उसके बाद टी बाई थीटा डी है और एक्स डी की वैल्यू रख देंगे एच न्यू बाई के टी के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा डी बाई टी, और चूंकि ये क्यूब में था, यहां मैंने इस वैल्यू को यूज किया भाई, ध्यान रखिएगा। एच यहां थीटा डी बाई टी था, तो एक्स क्यूब करेंगे तो थीटा डी बाई टी क्यूब हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यू की वैल्यू कितनी, 3n के टी, ड्यूलोंग और पेटिट टाइप का आ गया। अब अगर मैं सीवी निकालूंगा तो सीवी कितना निकलेगा, यहां से अगर मैं यहां सीवी निकालूंगा, अब ये आप का तो फेवरेट हो गया नहीं, यहां से तो ड्यूलोंग पेटिट याद आ गया होगा। ये जो सीवी होगा वो डेल यू बाई डेल टी इंटू वी के बराबर होगा, और u की वैल्यू 3n के टी, यानी कि 3n के बचेगा, और n के को r कहते हैं। ये ड्यूलोंग और पेटिट को आपने प्रूव करवा दिया डिवाइस के थ्रू। अब असली सवाल बचा है, CV इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब दिखाना है। यहां कैसे दिखाएं, तो सेकंड केस लेते हैं। चलिए टेम्परेचर को कम कर दीजिए, अप्रॉक्स 0, बहुत निम्न ताप पर। अगर ये t की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस है एक्स डी की वैल्यू आप इनफाइनाइट बोलेंगे, है ना, और समाकलन की सीमा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगी, और आपके पास ये आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है एक्स क्यूब डी एक्स बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1, इसका प्रमाणिक समाकलन के हिसाब से फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, ये होता है इसकी वैल्यू मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट एक्स क्यूब डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो पाई टू द पावर 4 बाई 15 के इक्वल आता है। तो इसकी जगह सीधा सीधा ये रखना है आपको, बाकी 9n के टी बाई थीटा डी क्यूब वही रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 3 और ये 15, तो ये 3 × 9 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। क्या निकल के आया आपके पास, अगला ये है, यहाँ 3, यहाँ 5, 3/5 पाई टू द पावर 14 n के t है। यहाँ देखिए n के t है, तो यहाँ t टू द पावर 3 और ये t टू द पावर 4 बाई थीटा डी क्यूब। अब CV निकालते हैं, इसको t के रेस्पेक्ट में अगर आप अवकलन कर दें तो ये 4t क्यूब आ जाएगा। देखिए यहाँ u की वैल्यू रखिए 3/5 पाई टू द पावर 4 n के थीटा डी क्यूब t टू द पावर 4, क्या निकल के आएगा 4t क्यूब। कितना बन गया ये, यहाँ से 4 और ये 12, बाकी पाई टू द पावर 4 n के t बाई थीटा डी का होल क्यूब, ये वाला रिलेशन। अब यहाँ n के का मतलब r होता है, और यहाँ देखिए 12 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, r आपका स्फीयर था, r आपका नियतांक है, गैस नियतांक है, सर्वात्रिक गैस नियतांक, और ये पाई कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका ये जो CV है वो t क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया। इसी को हम लोग डेविस का t क्यूब नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, विशिष्ट ऊष्मा ताप के घटने पर घटती है, ठीक है, और निम्नतम ताप पर CV का डेविस के सूत्र से प्राप्त सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान से पूरी तरीके से मेल खाता है। ध्यान ये भी रखिए कि ये डेविस का सिद्धांत केवल परम शून्य से अति निम्न तापों तक ही वैध रहेगा। थोड़े से ऊपर जाएंगे तो आपको आइंस्टीन को मानना पड़ेगा,
और बहुत ऊपर जाएंगे तो ड्यूलोंग को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? यह सिद्धांत केवल परम शून्य से अति निम्न ताप पर ही वैध रहता है, क्योंकि ब्लैकमैन तथा केलरमैन के अनुसार प्रत्येक संभव प्रत्यास्थ तरंगों के लिए संपूर्ण क्रिस्टल को सतत माध्यम मानना गलत है। अगर आप सबके लिए लेंगे तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। किसके हिसाब से? ब्लैकमैन तथा केलरमैन के हिसाब से। थैंक यू। थोड़ा लेंदी बना होगा, लंबा है लेक्चर, आप बार बार देखिए इसको, आशा है ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।